नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, एनटीएससी की आपकी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी ली है मैनेज ब्रेन्स ने, और स्पेसिफिकली आपके 4 टीचर्स ने, जो कि आपको सोशल साइंस, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ाते हैं। और हम सब बहुत हार्डवर्क करते हैं ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में सक्सेसफुल हों। और हम ये हमेशा मानते हैं कि हम जरूर होंगे कामयाब, बिकॉज हमारी कामयाबी आपसे है। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे से एकदम परफॉर्म करेंगे तो पक्का हम हमेशा कामयाब रहेंगे, जैसा कि हम हमेशा होते आए हैं। चलिए, आज हम देखने वाले हैं हमारे जो एनटीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा। उसकी हम लोग चेक करने वाले हैं डीपीक्यू शीट 3। हमारे यहाँ जो हमारी एक परंपरा चलती आ रही है कि हम हर चैप्टर में कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं आपको। ज्यादा नहीं, 8 से 10 सवाल दिए जाते हैं, परंतु केवल सवाल देकर छोड़ नहीं दिया जाता है कि अपने आप इनके आंसर निकाल लो। इन सारे सवालों के आपको विगतवार सॉल्यूशन, मतलब एकदम डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। और हम देख रहे हैं इस समय डीपीक्यू शीट 3 के सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए, शीट आपने एक्सेस कर ली होगी पिछले वाले सेशन से। अगर नहीं करी है एक्सेस तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको शीट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप शीट निकाल सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपने अब तक शीट सॉल्व नहीं की है तो एक छोटा सजेशन है, प्लीज पहले 2 मिनट यहाँ सेशन को पॉज करो, मुझे यहाँ ऐसे छोड़ के जाओ, ऐसे पॉज होकर के, और उसके बाद पहले जाके शीट सॉल्व करो। आधा घंटा लगेगा आपको। 8 सवाल है, ज्यादा नहीं है। जो सवाल नहीं बनेंगे वो यहाँ पे आके आप समाधान देख सकते हैं, और अगर पूरे बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया, मतलब वेल डन, यू शुड बी प्राउड ऑफ यू। चलिए, पहला सवाल है आपका यहाँ पे कि आपको सिंप्लीफाई करना है a पावर 4 माइनस a क्यूब b, ठीक है, माइनस ए बी क्यूब प्लस b पावर 4, और नीचे है a पावर 4 प्लस a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब माइनस b पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो पहले हम इसमें यही प्रयास करेंगे कि क्या क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकालें, बाकी हम बाद में देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले है a पावर 4 माइनस a क्यूब b, ठीक है, माइनस ए बी क्यूब, और साथ में है प्लस b पावर 4, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है a पावर 4, फिर से है प्लस है, एज कंपेयर टू न्यूमरेटर थोड़ा सा यहां पे चेंज है, ये वाला अभी भी माइनस ही चल रहा है, और लास्ट वाला एक ये, तो 2 जगह साइन चेंज हो गया है। ठीक है, एक यहां प्लस हो गया है ऊपर के मुकाबले, यहां माइनस हो गया एज कंपेयर टू ऊपर वाले के मुकाबले। अब जरा आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, इन दोनों के पास a पावर 4 है और a पावर 3 है। क्या मैं वहां से a क्यूब कॉमन ले सकता हूं, और यदि मैं ऐसा लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, तो यदि मैं a क्यूब कॉमन लूंगा, 4 पावर थी, आपने 3 बाहर ले ली, कितनी बचेगी, 1 बचेगी, जिसको आप केवल a लिखेंगे, माइनस, क्योंकि आपने पूरा का पूरा a क्यूब ले लिया तो केवल b बचेगा। क्या आपको इतना समझ में आया? यस सर। अब यहां पे इन दोनों में से मैंने माइनस बी क्यूब कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? माइनस बी क्यूब। तो यहां क्या बच रहा है सर? बी क्यूब। अब आपने ले लिया माइनस के साथ तो a रह जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव आप कॉमन ले चुके हैं, और b जो कि पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। अब ये क्यों? तो अगर मैं आपको एक बेसिक नियम समझाऊं तो भैया 2 माइनस मिला के एक प्लस बनता है कि नहीं? यस सर। अब आपने 2 माइनस में से 1 माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1 ही माइनस बचेगा, जो पहले 2 थे। नीचे डिनोमिनेटर में आप फिर से a क्यूब कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा a प्लस बी, माइनस यहां पे भी आप b क्यूब कॉमन लेंगे तो दोनों नेगेटिव हैं, वो दोनों में से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, दोनों बन जाएंगे पॉजिटिव, तो a प्लस बी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे आप ध्यान दीजिए कि इधर पे a माइनस बी है और इस वाले में भी a माइनस बी है, तो ये एक पूरी टर्म और ये वाली एक पूरी टर्म, इन दोनों में से आप a माइनस बी कॉमन लेंगे। अब क्या कॉमन लेंगे? a माइनस बी। तो जब आप a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, आपके पास अंदर क्या बचेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब बचेगा, क्योंकि आपने a माइनस बी कॉमन ले लिया है। ये समझ में आया? a माइनस बी निकाल लो, कितना बचा? a क्यूब। वहां भी a माइनस बी निकाल लो, कितना बचा? a क्यूब, b क्यूब, सॉरी। नीचे भी डिनोमिनेटर में सेम a प्लस बी कॉमन लिया जाएगा, तो अब की बार क्या बचेगा? यहां पे फिर से वही a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब सॉरी माइनस b क्यूब, प्लस नहीं माइनस। तो यहां पे आप ध्यान देंगे, यदि आपने a प्लस बी कॉमन ले लिया, आपके पास a क्यूब बचा, इधर b क्यूब बचा। ध्यान से देखो, अब स्क्रीन पे बस एक स्टेप दूर है हम आंसर से अपने।
इधर पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कैंसिल हो गया, केवल आपके पास बच गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो आपने ज्यादा मेहनत नहीं की, बस कॉमन निकालने का टास्क अच्छे से किया और आपको आपका जवाब आसानी से यहां पे मिल गया ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में, जो कि आपके ऑप्शन सी में साफ साफ झलक रहा है। लेकिन हम अकेले नहीं डिसाइड करते, हमारे कंप्यूटर जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनसे एक बार चेक करवा लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी, तो मतलब हमने सही सॉल्व किया है। यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहां पे कि यदि क्या दिया आपको कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके दो रूट्स है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन, जो कि यहां पे हमारे पास ऑप्शन में कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 के बराबर। अब ये जो रूट्स की कहानी है ये आपको बेसिकली 2 बार सिखाई जाती है जीवन में। एक कक्षा 9वीं में जब आप पढ़ते हैं, आपको वहां पे सिखाया जाता है जीरोस के नाम से, ठीक है, जहां पे आप पढ़ते हैं मिडटर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, जहां पे आप करते हैं कि अगर पावर 3 है तो कैसे फैक्टराइज किया जाता है। और दूसरा आप पढ़ते हैं कक्षा 10वीं में, जहां पे आपको प्रॉपर्ली 2-3 चैप्टर्स हैं जहां सेम ही कॉन्सेप्ट अलग अलग वे में पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 में आप पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स में अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज एडिशन एंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दूसरा आप पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर, जहां पे आप इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं अलग अलग वेज में, ठीक है। तो यहां पे भी आप इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करके, चाहे तो सम एंड प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, चाहे तो आप फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पे इसको अप्रोच कर रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके, जहां पे मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, यहां पे जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे फैक्टराइज करूंगा, वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालूंगा और उसके बाद फिर नए जीरोस निकाल के नए इक्वेशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो हमें चाहिए दो ऐसे नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6, ऐड करने पे आना चाहिए 5। अब सोचने वाली बात, इस संसार में ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे जिन्हें ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा। उदाहरण 10 5 6 और 10 5 9 4, ठीक है, देन 11 6। अगर आप नेगेटिव साइड जाएंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे नंबर जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा। परंतु मल्टीप्लीकेशन में आपकी चॉइस थोड़ी लिमिट हो जाएगी, या तो आप 1 6 कर सकते हैं या फिर 2 या 3 कर सकते हैं, या तो 1 6 या 2 3। तो वहां पे ऐसी कंडीशन जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे वो एक ही है, दैट इज 2 and 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना यहां पे माइनस क्यों, बिकॉज आपको -5 चाहिए और दोनों माइनस हुए, बिकॉज दोनों माइनस रखेंगे तभी प्लस 6 आएगा, वरना 6 आना पॉसिबल नहीं है। चलिए इन दोनों में से आप लेंगे x कॉमन, तो आपके पास बचेगा x माइनस 2। यहां से आप लेंगे -3 कॉमन, तो आपके पास बचेगा x माइनस 2। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे आपका जवाब आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी यहां से, और ऐसा क्यों, क्योंकि 2 चीजों को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आ रहा है, और ऐसा तभी हो सकता है जब या तो ये स्वयं शून्य के बराबर हो या फिर ये शून्य के बराबर हो, तभी तो 2 चीजों को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आएगा। अब दोनों में से कौन सी शून्य है वो तो हम गैस नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों को शून्य के बराबर रख देंगे। तो x इक्वल टू 3 यहां से मिला, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 यहां से मिलेगा। ये 3 और 2 बेसिकली क्या है, आपके अल्फा और बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 3, बीटा की वैल्यू हो गई 2, 2 रूट्स आपको मिल गए। अब जो नए रूट्स हैं, जो नए जीरोस हैं, वो है अल्फा प्लस 3। तो 3 प्लस 3 मतलब एक तो हो गया 6, और दूसरा यहां पे 2 प्लस 3 मतलब वो हो जाएगा किसके बराबर, 5 के बराबर। तो आपकी जो नई इक्वेशन है उसके 2 रूट्स होंगे 5 और 6। 5 और 6 आपके 2 रूट्स हैं, ठीक है। अब यहां से आपको नई इक्वेशन बनानी है, फिर से 2 तरीके। पहला, या तो इन दोनों वैल्यूज को इन सारी इक्वेशंस में पुट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि किस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपका जवाब हो जाएगी। या फिर आप ले सकते हैं सम और प्रोडक्ट की हेल्प।
सम होता है भाई माइनस बी बाई ए के बराबर। तो 5 और 6 करने के बाद आएगा 11, ये होना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर। तो यहां से आपको मिलेगी बी की वैल्यू -11, ए की वैल्यू 1। मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए सी बाई ए के बराबर, तो 30 वो होता है सी बाई ए। तो मतलब अगर यहां पे हम कंपेयर करें तो सी की वैल्यू 30 और ए की वैल्यू आएगी 1। आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। अब तो सिर्फ आपको इक्वेशन के सेटअप में रखना है उनको, और उसके हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज x² - 11x + 30। एक बार हम कंप्यूटर जी से और वेरीफाई करवा लेते हैं भाई, उनका वेरिफिकेशन जरूरी है। उन्होंने भी सी के आगे टिक मार्क मारा है, मतलब हमने सही सॉल्व किया है इस प्रश्न को, और हम एलिजिबल हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, x = 3 + 3 की पावर 2/3 और साथ में है 3 की पावर 1/3। देन आपको बतानी है वैल्यू x³ - 3x² + 18x - 12 की। बहुत अच्छा सवाल है, और ये ऐसा सवाल है जिसमें आप सामान्य तरीके से जाते हैं तो शायद आपको जवाब ना मिले। मतलब इंसान पहले 2 मिनट सोचेगा कि इसमें मुझे करना क्या है, ठीक है। अब यहां पे आप अप्रोच देखिएगा क्या करेंगे हम। तो x = है आपका 3 + 3 की पावर 2/3 और 3 की पावर 1/3, ठीक है। यहां पे जो एक जैसी पावर वाले उन्हें एक साथ रखने में हमें हमेशा भलाई होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है जिसकी कोई भी ऐसे फ्रैक्शन वाली पावर नहीं है उसको ले आएंगे इस तरफ, और बाकी दोनों को जिनके पास फ्रैक्शन वाली पावर है उन्हें रख देंगे एक तरफ, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, x - 3 है, आपको x³ चाहिए। तो इस x को क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों का आपको क्यूब करना पड़ेगा, तभी तो x³ हो पाएगा। और भाई देखो इसमें एक फायदा यह भी है कि इस तरफ जो फ्रैक्शन में पावर है शायद वो भी सॉल्व हो जाए। चलिए a - b³ क्या होता है सर, a - b³ होता है a³ - b³ -3ab, दैट इज 3 × x × 3 ब्रैकेट के अंदर a - b, दैट इज x - 3, और इस तरफ हो जाएगा आपका a³ दैट इज 3 की पावर 2/3 का होल क्यूब। भाई ये है a की वैल्यू, इसमें अगर फ्रैक्शन में पावर है तो हमारी गलती तो नहीं है उसमें, ठीक है। प्लस 3 की पावर 1/3, फिर से जो पावर चल रही है उसे हम चलने देंगे, क्योंकि भाई हमारा दोष नहीं है यदि पावर ऐसी हो जा रही है तो। उसके बाद फिर भाई a³ + b³ + 3ab 2/3 और 3 की पावर 1/3, और ब्रैकेट के अंदर a + b दैट इज 3 की पावर 2/3 + 3 की पावर 1/3। आप ध्यान से यदि आप देखेंगे तो भाई यहां पे आप देखेंगे तो a + b वाला हमने यूज किया है, कई जगह पे a² और ab² भी यूज होता है। आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शायद यहां पे वो इतना कारगर साबित नहीं हो, वो शायद थोड़ा ट्रिकी मामला हो जाए। तो इसलिए यहां पे ये करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सॉल्व करने में हमें काफी हेल्प करेगा। चलिए यहां पे हो गया x³ माइनस हो जाएगा 3³ मतलब 27, माइनस यहां पे हो जाएगा 9x, और अंदर आएगा यहां पे x - 3 एज इट इज, ठीक है। इस तरफ जब ऐसे पावर अगर a की पावर m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो, तो ब्रैकेट के बाहर से जब ब्रैकेट के अंदर आती है पावर तो वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पे फ्रैक्शन जो ऊपर न्यूमरेटर में 3 है वो डिनोमिनेटर के 3 को कैंसिल करके केवल 3² छोड़ेगा, प्लस साथ में छोड़ेगा यहां पे 3 पावर 1, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो केवल 1 बचेगा। इधर पे 3 × जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2/3 और 1/3 ऐड होके हो जाएंगे 3/3। भाई अब फ्रैक्शन को ऐड करना तो आप बचपन में सीख ही चुके। अच्छा, जो वहां पे 3 की पावर 2/3 और 3 की पावर 1/3 है, वो हूबहू कैसा दिख रहा है, हमारे ब्लैक बोर्ड पे एक वैल्यू लिखी है उसके जैसा। तो ये हूबहू दिख रहा है x - 3 के जैसा। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, यदि मैं इस 3 को यहां भेज दूं तो आपको मिलेगा x - 3 = 3 की पावर 2/3 + 3 की पावर 1/3। अरे भाई फ्रैक्शन से पीछा छुड़वाने के लिए हमने तो इतनी मेहनत की थी, पर अगर हम ये नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन आगे कैरी होते जाएंगे जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये स्टेप ज्यादा बेटर है, ये सॉल्व करना हमारा इजी कर देगा थोड़ा सा। चलिए तो x³ - 27 - 9x², और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 9 × 27x। इधर पे 3 का स्क्वायर 9
प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 कैंसल, फ्रैक्शन में केवल 1 बचेगा तो 3 इंटू 3 बचेगा और यहाँ पे x माइनस 3। अब जो सॉल्व हो रहा है उसे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x, 9 और 3 हो जाएगा 12। ठीक है, अब 9 इंटू एक्स करोगे तो प्लस हो जाएगा 9x और यहां पे हो जाएगा 9 इंटू 3 तो माइनस हो जाएगा 27। अब दोनों तरफ क्योंकि आपके पास -27 है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये -27 पूरा कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, अब जो बच रहा है उसे केवल एक साइड ले आइए, शायद आपका सवाल सॉल्व हो जाए। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ऊपर देखो हमें भी यही चाहिए, सेम मिल रहा है। उसके बाद प्लस 27x है जिसमें से 9x जो यहां पे पॉजिटिव है साइड चेंज करके हो जाएगा नेगेटिव तो वो हो जाएगा माइनस, और ये जो प्लस 12 है साइड चेंज करेगा तो माइनस 12 हो जाएगा। क्या हमें यही चाहिए? यस सर। बस एक स्टेप और दूर हम लोग, 27 में से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा? तो भाई एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा आंसर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो वो पूरा एक्सप्रेशन इन द एंड किसके बराबर हो गया? शून्य के बराबर, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं। तो ऑप्शन बी जो कि शून्य के बराबर है, शून्य के जैसा दिख रहा है, उसे हम अपने जवाब के रूप में मार्क कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या अगर आप इसको सामान्यतः सोचते तो इस तरह पहुंच पाते? नहीं सर। तो ऐसे हर एक सवाल में जहां पे ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिख रहा हो, पहले एक जैसी पावर को एक तरफ कर ले, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करें तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। थोड़ा लॉजिकली सोचना है भाई, एक्स क्यूब चाहिए तो कहां से लाएंगे? उसका क्यूब करने जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, जिसकी कोई भी आइडेंटिटी हमें तो अच्छे से याद नहीं है। तो बेहतर है हम क्या करें, दो के उसमें लेके, क्योंकि हमें a माइनस बी या फिर a प्लस बी होल क्यूब तो याद ही है। तो वही हमने यहाँ पे किया। एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन बी। तो मतलब हम इस सवाल को सॉल्व करके अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात भाई, चार चीजों को ऐड करने पे शून्य आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का सवाल तो अभी छोड़ ही दो, एक्स वाई जेड टी प्लस 16 करना है तो उसके लिए एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। क्योंकि ध्यान से देखो तो आपका जो आंसर है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। 5 स्क्वायर मतलब 25, 9 स्क्वायर मतलब कितना 81, 11 स्क्वायर 121 या फिर 12 स्क्वायर 144। तो न्यूमेरिक वैल्यू मतलब इन सबकी नंबरिक वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तभी हमारा जवाब आएगा। अब यहां पे ध्यान देना, जो मैंने आपको फोकस करने को बोला कि भैया चार चीजों को ऐड करने पे शून्य आ रहा है। अरे प्रभु, चार चीजों को ऐड करने पे शून्य आ रहा है, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है? मतलब क्या मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? सर बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है में से 2 पॉजिटिव हो 2 नेगेटिव हो, या फिर 3 नेगेटिव हो 1 पॉजिटिव, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे मैं आपको क्यों बोल रहा हूं स्पेशल ध्यान देने, क्योंकि यहां पे ध्यान दो, पहला पार्ट जो है इसका, पहली टर्म है वो क्या है? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसी का स्क्वायर कर रहे हो आप, और किसी का स्क्वायर करने पे कभी नेगेटिव रिजल्ट आता है क्या? नहीं सर, कभी नहीं आता। तो मतलब ये पार्ट तो पक्का पॉजिटिव है। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें बेसिकली, तो ये पार्ट तो पक्का पॉजिटिव है। दूसरा वाला देख लेते, सर वो भी किसी का स्क्वायर है, अरे तो भैया वो भी पॉजिटिव होगा। सर तीसरा वाला वो भी स्क्वायर है, वो भी पॉजिटिव। चौथा वाला वो भी स्क्वायर है, वो भी पॉजिटिव। अब आप सोचिए, चार चीजें, चारों को ऐड कर रहे हैं, चारों पॉजिटिव हैं, तो क्या उनको ऐड करने पे शून्य आ सकता है? सर ये तो असंभव हो गया कि मतलब चार चीजें, चारों पॉजिटिव, चारों को ऐड किया और आंसर आया शून्य। यह संभव है केवल एक ही केस में। कब? जब इन चारों की स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आए शून्य। अदरवाइज तो अगर ये वैल्यू शून्य से हल्की भी बड़ी निकली, जो कि होगा ही क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगी, हल्की सी भी ऊपर निकल गई तो पक्का ये क्या हो जाएगा? ऐड करने पे शून्य नहीं देगी। तो चारों में से अगर एक भी हो गया शून्य के बराबर, या चारों में से एक भी हो गया शून्य से हल्का सा ज्यादा, तो ये जोड़ने पे शून्य तो नहीं देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर हमें ये मानना पड़ेगा कि ये चारों है शून्य के बराबर, अर्थात x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू, इसकी खुद की वैल्यू है शून्य के बराबर। तो यहां से मुझे सीखने को मिलेगा कि x माइनस 1 है शून्य के बराबर, तो x है 1 के बराबर।
ठीक है सर। दूसरे वाले पार्ट में y माइनस 3 है शून्य के बराबर, मतलब y माइनस 3 का स्क्वायर है शून्य के बराबर, जो अल्टीमेटली ये बताता है कि y माइनस 3 है शून्य के बराबर, तो y है 3 के बराबर। चलिए अगले पार्ट में z माइनस 5 का स्क्वायर है शून्य के बराबर, ठीक है, तो यहां से आपको z की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। और लास्ट वाले पार्ट में t की वैल्यू मिलनी चाहिए 7 के बराबर, ठीक इसी फ्लो में, ठीक है। x माइनस 3, y माइनस 3, z माइनस 5 और t माइनस 7 थे, तो इन सबको हमने निकाला अलग अलग, x y z की और t की ये वैल्यूज हमें प्राप्त हुई। चलिए x की वैल्यू थी 1, y की वैल्यू थी 3, z की वैल्यू थी 5 और t की वैल्यू थी 7 और प्लस करना है 16। अब देखो न्यूमेरिक वैल्यू आ गई तो हमें आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा 105 के बराबर, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, प्लस करना है उसमें 16, तो आपको जवाब मिलेगा 121 अर्थात 121। और 121 होगा किसके बराबर, 11 के स्क्वायर के बराबर। आपको स्क्वायर्स याद होंगे, नहीं याद है तो कक्षा 8वीं चैप्टर क्रमांक 6 जाके रिवाइज कीजिए, आपको सबके स्क्वायर याद आ जाएंगे। चलिए ऑप्शन सी 121 हमारा जवाब यहां पे होना चाहिए। कंप्यूटर जी से पूछ लेते, उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, तो मतलब हमने सही सॉल्व किया इस सवाल को। और हम बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, सवाल पढ़िए फिर थोड़ा सोचते हैं हम लोग। सवाल में क्या दिया हुआ है कि दो जीरोस हैं, एक पॉलिनोमियल के दो जीरोस, ठीक है, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। लेकिन ध्यान अगर यहां पे दिया जाए तो ये पावर 3 है। पावर 3 का मतलब रूट्स कितने होंगे सर, जितने पावर होते हैं उतने ही रूट्स होते हैं, तो रूट्स होंगे 3। अच्छा, किसी भी चीज का इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना और अपोजिट इन साइन होने का क्या तात्पर्य है, आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। एक है 5 और एक है -5, ठीक है। इनका जब आप शून्य से दूरी देखेंगे तो ये भी शून्य से 5 की दूरी पे है और ये भी शून्य से 5 की दूरी पे है, हालांकि एक पॉजिटिव साइड पे एक नेगेटिव साइड पे है। तो मैग्नीट्यूड बराबर होना मतलब ये चीजें दोनों 5-5 बराबर होना, ठीक है, परंतु साइन अपोजिट होना मतलब एक पॉजिटिव 5 है एक नेगेटिव 5 है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि भाई 2 और -2 कैसे हैं, तो वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है। भाई 7 और -7 कैसे हैं, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है आपको, सर यहां पे 3 रूट होंगे, यहां पे केवल 2 ही की जानकारी है, तो हमें तीसरे रूट की भी आवश्यकता पड़ेगी पक्का। तो इसलिए हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स निकालने के कितने तरीके आते हैं सर, बहुत सारे तरीके हमें सिखाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक हमने सीखा है कक्षा 9वीं में, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइज करना, ठीक है। अब उसको कर समय आपको हमेशा पैटर्न चेक करना पड़ता है। जैसे यहां पे देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, 1 × 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 5, यस सर। और यहां पे भी 16 × 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 80। तो मतलब पहले वाले में 5 मल्टीप्लाई करो दूसरा मिलेगा, तीसरे वाले में 5 मल्टीप्लाई करो चौथा मिलेगा। और ये बहुत बड़ा बूस्ट है क्योंकि यही हमारा आधा सवाल सॉल्व कर देगा। ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों में से x कॉमन लिया या x स्क्वायर कॉमन लिया तो आपको मिलेगा x - 5। दूसरे दोनों में से आपने जब -16 कॉमन लिया तो आपको मिलेगा x - 5। देखो यहां पे 16 नेगेटिव था, आपने बाहर ले लिया पॉजिटिव बन गया। वो +80 पॉजिटिव था, पर क्योंकि बाहर आपने नेगेटिव लिया है और एक पॉजिटिव के अंदर 2 नेगेटिव होते हैं, क्योंकि 2 माइनस मिला के एक प्लस बनाते हैं, आपने एक बाहर ले लिया तो अंदर एक ही बचेगा। तो एक वैल्यू आई आपके पास x - 5, दूसरी वैल्यू आई आपके पास x² - 16। ये तो हो गए आपके दो फैक्टर्स। कितने भैया, √3 है, पावर 3 है तो 3 होने चाहिए। तो बाकी दोनों कहां से लाओगे, तो सर ये जो 16 है इसे हम लिख रहे हैं x² - 4²। और आई थिंक ये काफी बड़ा बूस्ट है कि भाई a² - b² हो जाएगा, तो आप लिखेंगे x - 5, x² मतलब x - 4 दैट इज a - b और a + b। ये आपके 3 फैक्टर्स आ गए। इन 3 फैक्टर से आप 3 रूट्स निकाल सकते हैं। एक हो जाएगा 5, अगर ये वाला शून्य के बराबर है तो। एक हो जाएगा यहां से x = 4, अगर मिडिल वाला शून्य के बराबर है तो। और यहां पे अगर लास्ट वाला शून्य के बराबर है तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। तो आपके 3 जीरोस 4 - 4 और 5, तो आपका ऑप्शन ए सही होना
चाहिए। यहाँ पे जो दो रूट्स हैं 4 और -4 वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, पॉजिटिव साइड 4 नेगेटिव साइड 4, परंतु साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो हमारा आंसर सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। चलिए हम अकेले नहीं सवाल को सॉल्व करते, कंप्यूटर जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भाई उनका जवाब आया ऑप्शन ए, हरे रंग का टिक मतलब आगे बढ़ने का सिग्नल। तो ऑप्शन यहां पे हमने कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन समाप्त। सवाल नंबर 6, आपने करना है फैक्टराइज किसको, 3m स्क्वायर माइनस 2m और यहां पे 6 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m एंड होल इंटू -5 करना है आपको और इसको फैक्टराइज करके अपना जवाब बताना है। चलिए इसको सॉल्व करने के बेसिकली यहां पे आपको दो तरीके मिलते हैं। एक होता है कि जब आप ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दे और देखें आपके क्या फैक्टर्स आते, परंतु उस केस में आपकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी 4, तो 4 फैक्टर्स आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है कि भाई 4 पावर वाले को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 6 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m और यहां पे है -5। हालांकि वो मेथड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि सबको नहीं समझ में आता और कई बार उसमें समय भी लग जाता है, गलती के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है वो कैसा है, तो भाई वहां पे यहाँ पे लिखा आपने 3m स्क्वायर, तो वो शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे होमवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 6 वाला ब्रैकेट है ना, जरा इस पे गौर करो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं भाई 6 माइनस, फिर मैंने ओपन किया एक ब्रैकेट, तो मतलब मैं बाकी की दो वैल्यूज दोनों को मैं किस में बंद कर रहा हूं, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस साइन लगा दिया है तो वो समझ में आता है कि भाई आपने दोनों से माइनस साइन ले लिया कॉमन, इसीलिए वो जो पीछे वाला 2m था जो पॉजिटिव था वो साइड चेंज करके बन गया नेगेटिव। अब यहां पे आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आपको 3m स्क्वायर माइनस 2m दो जगह दिखेगा, एक इधर और एक इधर, और इसको हम मान लेंगे x। तो हमने लिखा लेट 3m स्क्वायर माइनस 2m बी इक्वल टू x, तो इसको आपने x मान लिया। अब आपका सवाल क्या चेंज होगा, क्योंकि ये पूरा आपने x मान लिया है, तो x इंटू 6 माइनस x माइनस 5 कुछ इस प्रकार हो गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। आप इसको जब फैक्टराइज या रैशनलाइज करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 5 और ऐड करने पे 6, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x माइनस 5। आप यहां पे लेंगे माइनस एक्स कॉमन, तो आपके पास बचेगा x माइनस 5। यहां पे आप लेंगे +1 कॉमन, तो आपके पास बचेगा x माइनस 5। तो आपके जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें से एक है x माइनस 5 और दूसरा है माइनस एक्स प्लस 1, परंतु अब तक तो x ही आया, अभी तो आपको बाकी m वाले रूप में भी फैक्टर्स लाने। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप रिप्लेस करेंगे x की जगह आपके एक्चुअल एक्सप्रेशन को, जो कि था 3m स्क्वायर माइनस 2m, यहां पे हो जाएगा -5 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3m माइनस 3m स्क्वायर, बिकॉज माइनस साइन है, माइनस x है तो साइन हो जाएंगे चेंज, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, और लास्ट में यहां पे है +1। अब जब आप इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे अलग अलग, ठीक है, तो इसके यहां से दो फैक्टर्स, इसके यहां से दो फैक्टर्स और आपका सवाल वहां पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो अब हम आगे की विधि में आगे बढ़ते हैं। भाई किस तरीके से हमें आगे फैक्टराइज करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हमने स्पेस क्रिएट की, क्योंकि पिछला वाला पार्ट हमारा यहां हो जाता है कंप्लीट। चलिए दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 15 और ऐड करने पे -2, वही सवाल में ही जवाब है, ध्यान से देखिएगा। तो 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 5m माइनस 5, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 15, जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 2। यहां पे भी -3m स्क्वायर में से जब आप -3m करेंगे प्लस 3m करेंगे और माइनस करेंगे m और प्लस करेंगे 1, तो आपको आपका जवाब मिलेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 3m, मल्टीप्लाई करने पे -3, तो बेसिकली सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था इन दोनों इक्वेशंस में। यहां पे आपने लिया सबसे पहले 3m कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा m प्लस 1, वहां पे आपने लिया -5 कॉमन, तो आपके पास बचेगा m प्लस 1, ठीक है।
इधर पे आप लेंगे -3m या फिर केवल 3m कॉमन, तो आपके पास बचेगा -m+1, और बाद वाले में क्योंकि आप कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे तो आपके पास बचेगा +1, यहां पे लेंगे आप -m+1, क्योंकि बाकी पूरा तो एग्जैक्टली सेम है, -m+1 ये तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, केवल 1 कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास यहां आ गया m+1 क्योंकि दोनों के पास है, एक आएगा 3m-5, ये भी सबके पास है, ठीक है, मतलब जो बचेगा इनके पास, यहां से आपको मिलेगा -m+1 और साथ में मिलेगा 3m+1। अब आप अपने ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इससे परफेक्टली फिट बैठ रहा है। m+1 वाला ऑप्शन देखिए सर, m+1 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 सबके पास है, खाली इसमें नहीं है m+1, तो C वाला गायब हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए 3m-5, तो 3m-5 वाले ये दोनों है A और B, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आना चाहिए 3m+1, 3m+1 यहां पे भी है, यहां पे भी, लेकिन यहां पे आगे देखिए माइनस साइन भी है। लास्ट वाला चेक करते तो -m+1, -m+1 दोनों के पास नहीं है, लेकिन अगर इसमें से आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जब आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 3m+1, क्योंकि उसके बाद फिर 3m-5, यहां पे आपने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है, तो m हो गया पॉजिटिव, 1 हो गया नेगेटिव, और लास्ट में है m+1, कुछ इस प्रकार। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सटीक बैठ रहा है ऑप्शन बी के साथ, तो हम उसको अपने उत्तर के रूप में मार्क कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा होगा कि आपका जवाब और जो ऑप्शन में जवाब है वो हूबहू मैच नहीं होंगे, खासकर फैक्टर्स के केस में या ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के केस में, तो आप आराम से पेशेंटली अपने हर एक पार्ट को मैच कीजिए, कहां पे क्या गलत हो रहा है, और जितनी जल्दी हो सके ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट किया, तो मेरा कम से कम चेक जिनको करना है वो 2 ही रह गए, तो मैं आसानी से अपने सवाल का उत्तर निकाल पाया। चलिए यहां पे हम एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, तो मतलब हम यहां पे कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान, जो कि है सवाल नंबर 7। ये देखिए यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। सवाल कह रहा है आपसे कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + 72, हाईलाइट करने वाली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कितने जीरोस, 2 जीरोस, पावर कितनी 2, चलिए पावर 2 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर, जीरोस भी 2 ही होंगे, ठीक है। अब देखो आगे लिखा है हैज 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट, देखो साफ साफ लिख दिया है 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर और रूट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इंटीजर हो जाएगा, इसका मतलब जब आप रूट्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बिकॉज जब आप इंटीजर्स तक केवल स्पेसिफाई कर दे तो आप केवल कंप्लीट वैल्यूज ले पाते भाई, -2 2, -4 4, -3 3, इस तरीके से, ठीक है। और डिस्टिंक्ट बोला मतलब अलग अलग है, चलिए। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर बी इज, अब इतनी जानकारी के हिसाब से आपको बताना है बी की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो भाई रूट्स के बारे में हमें क्या चीज पता होती है कि सर या तो अल्फा प्लस बीटा होता है, दैट इज प्रोडक्ट, जो कि होता है किसके बराबर, -b/a के बराबर। यहां पे है b की जगह पे -b और x² का फैक्टर क्या है, कोएफिशिएंट 1। दूसरा पार्ट अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हो जाएगा किसके बराबर, c/a, दैट इज 72 के बराबर। तो ये जो b बनेगा ये अल्फा और बीटा के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और अल्फा और बीटा कॉम्बिनेशन हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बतानी है, हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने, और वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने में कौन हेल्प करेगा, ये अल्फा बीटा इक्वल टू 72 हेल्प करेगा। ऐसे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे जो कि 72 ला देंगे हमें, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 और 72, ठीक है भाई, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इनको जोड़ घटाने पे कितना आना चाहिए, 72 आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन में फिट बैठ जाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन हो सकता है भाई 2 और कितना 2, यहां पे हो जाएगा कितना 2 3 जा 6, और यहां पे 2 6 जा 12, 36, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो गया। इनसे यहां से आपको b की वैल्यू अलग मिलेगी, मान लो 72, तो एक 73 मिल जाएगी और एक मिल जाएगी 71, पॉजिटिव है नेगेटिव वो भी बाद में देखा जाएगा, पर वैल्यू तो मिल जाएगी, है ना। यहां पे भी 36 और 2 या तो मिल जाएगी 38 या फिर मिल जाएगी आपको यहां पे 34, ठीक है।
इसी तरीके से आपसे अगर 3 से बात की जाए तो 3 कितने जा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 कितने जा 3 4 जा 12, तो 24 24 इंटू 3। यहां से भी आपको दो वैल्यूज मिल सकती है। उसके बाद फिर आपके पास आ सकता है यहां पे, अब देखो यहां पे और क्या हो जाएगा इसके बाद सर, 4 से करेंगे तो 4 से भी डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। 4 1 जा 4 और 4 कितने जा 4 8 जा 32, तो बिल्कुल 18 हो गया यहाँ पे। 5 से नहीं है, 6 से, तो 6 12 जा हो जाएगा 72। 7 से नहीं है, 8 से 8 9 जा 72। ठीक है, तो आपके पास यहां पे आ गई 6 वैल्यूज। ठीक है, यहां पे आ गए एक, ये 6 पेयर। इन सबको ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा, पॉजिटिव वाला आंसर मिल जाएगा। अब और कहां से हम ला सकते हैं, तो सर ये भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 72 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो तब भी तो हमें आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब ये डिफरेंस समझ रहे हो आप भाई, -8 और -9 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 72 मिलेगा, +8 +9 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 72 मिलेगा। तो वो भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 आएगा। ठीक है, तो यहां पे ऐड करने पे 72 73, मल्टीप्लाई करने पे आपको भी आपका आंसर मिलेगा। तो 6 पॉजिटिव के तो 6 नेगेटिव के, आपके पास आपका जवाब आ जाएगा कितना, 12 हो जाएगा आपका यहां पे जवाब। 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, अगर इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता तो शायद आपका आंसर 72 नहीं आता, -72 आता, जो कि नहीं चलेगा। पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए। पॉजिटिव लाने के दो तरीके, या तो दोनों को पॉजिटिव रख दो या फिर दोनों को नेगेटिव रख दो। ठीक है, दोनों को पॉजिटिव रख दो तब भी 72, दोनों को नेगेटिव रख दो तब भी 72। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 12 कॉम्बिनेशन आ गए। तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 12 होगा हमारा आंसर। कंप्यूटर जिसे और वेरीफाई कर लेते हैं उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए। तो मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। अब प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोल रहा है आपसे कि इफ द पॉलिनोमियल ax³ + 4x² + 3x - 4, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। और ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको सवाल पढ़ते ही दिख जाना चाहिए कि यहां पे जो a है वो अननोन क्वांटिटी है, उसके बारे में चर्चा होगी सवाल में। ठीक है, दूसरा पार्ट x³ - 4x + a लीव्स द सेम रिमाइंडर। यहां पे आपके लिए जो सेतु बनेगा, यहां पे जो राम सेतु बनेगा सवाल के जवाब के बीच में, तो वो है शब्द रिमाइंडर, कि रिमाइंडर के बारे में चर्चा हो रही है। व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3, ये बनेंगे आपके पुल के पत्थर x - 3। ये आपको हेल्प करेगा पूरा काम कंप्लीट करने में, और आपको बताना है वैल्यू ऑफ a क्या होगी। ये क्वेश्चन में से सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि बेस किस कॉन्सेप्ट पे है। तो भाई कक्षा 9वीं में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जो क्या कहता है आपसे कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर आएगा, ये हम बिना डिवाइड करे भी निकाल सकते हैं। कैसे सर, हम निकालेंगे x की वैल्यू जिसपे की डिवाइड किया जा रहा है। जैसे यहां पे आएगा x = 3, वो जो 3 वैल्यू है उसे आप रखेंगे आपके पॉलिनोमियल के अंदर, और जब आप x को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो आपको फाइनली आपका जवाब मिलेगा जो कि आपको देगा आपका रिमाइंडर। तो यहां पे हो जाएगा, पहले वाले को हमने बोल दिया चलिए p ऑफ x, दूसरे वाले को हमने बोल दिया g ऑफ x। ठीक है, तो भाई यहां पे p ऑफ 3 मतलब x की वैल्यू 3 रखनी है आपको, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे 3, तो a × 3³ प्लस 4 × 3² प्लस 3 × 3 और यहां पे हो जाएगा -4। तो a × 3³ प्लस 4 × 3² प्लस 3 × 3 -4, ये आपका यहां पे सेटअप होना चाहिए। x जहां जहां पे था वहां पे आपने क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो ये हो जाएगा 27a प्लस 3² 9 9 चौके 36, यहां पे हो जाएगा 3 3 9 -4, 36 और 9 हो जाएगा 45। 45 में से 4 माइनस किया तो आपको कितना बचेगा सर, 41 बचना चाहिए। वेरी गुड। 41 को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं इसलिए इंग्लिश में बोल दिया। आप मुझे बताइए क्या कहते हैं, कहां पे, कमेंट्स में, ऑब्वियस सी बात है। चलिए ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देख लेते हैं भाई, g ऑफ x में भी क्या होगा, भाई वही रिमाइंडर है, मतलब वही डिवाइजर है x - 3, तो वहीं से लेंगे 3 की वैल्यू, तो ये जाएगा 3³ दैट इज x³ -4 × 3, ठीक है, प्लस a। सॉल्व किया आपने, 27 में से 12 घटाया और a जोड़ दिया। 27 में से जब आप 12 घटाएंगे आपको मिलेगा कितना, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1,
तो 15 प्लस ए। अब यहां पे आप ध्यान दें तो भैया ये जो आपने प्रोसेस किया वैल्यू निकालने का, ये बेसिकली क्या है सर, ये भी रिमाइंडर है। अच्छा ये भी क्या है, तो सर ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है। क्या हमें सवाल में एक शब्द नहीं दिया है सेम रिमाइंडर, मतलब इसका मतलब क्या है सर, इसका सीधा सीधा मतलब है कि पहले वाले पॉलिनोमियल से निकला रिमाइंडर और दूसरे वाले पॉलिनोमियल से निकला रिमाइंडर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो मतलब 27a प्लस 41 जो हमारे पास आया वो 15 प्लस a के बराबर होना चाहिए। अब यहां से a की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान होना चाहिए। तो भाई 27a माइनस a और इधर ये प्लस 41 साइड चेंज करेगा तो माइनस 41 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 26a, क्योंकि 27 में से एक आपने हटा दिया, 41 में से 15 माइनस करना है, 41 में से 10 माइनस किया 31, माइनस 5 किया तो माइनस 26। तो उस तरफ आया प्लस 26, इस तरफ आया माइनस 26। आप करेंगे यहां पे डिवीजन और आपका जवाब आएगा -1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन बी। यहां पे आप उसे टिक मार्क करके अपने अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कर सकते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर जी की परमिशन। उनका जवाब भी आया ऑप्शन बी। हरे रंग का मतलब क्या होता है, जीवन में आगे बढ़ने का सिग्नल। ऑप्शन बी हो गया यहां पे मार्क। हम मूव करेंगे हमारे इस सेशन के अंत की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब आप अपने लिए यूज कर सकते हैं आपके एजुकेशन को गेन करने के लिए। लेकिन सर आपने ये वेबसाइट क्यों बनाई, मतलब इतनी मेहनत क्यों की आपने? तो भाई मेहनत का राज ये है कि भाई साहब हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उस पर करीबन बहुत हजारों में वीडियोस है, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता शायद, इतने सारे वीडियोस हैं। अब इतने सारे लेक्चर्स में, इतने सारे सेशंस में कई बार हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं वो अपने काम के सेशंस नहीं ढूंढ पाते हैं, और हमें हर रोज कई मेल्स आते हैं, कई व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, कमेंट्स में मैसेज आते हैं कि हमें ये वाली प्लेलिस्ट ढूंढ दीजिए, हमें ये वाला चैप्टर नहीं मिल रहा, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है। और इस वजह से जब तक हम रिप्लाई करें तब तक आपको थोड़ी सी हो जाती है देर पढ़ाई करने में, जो कि हम नहीं चाहते, बिकॉज भाई समय सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारी वेबसाइट को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं बस आप हमारी वेबसाइट पे आइए, आपकी जरूरत के हिसाब से जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं तो एनटीएससी से संबंधित जो भी सेशंस हम बना रहे हैं यहाँ पे वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अब आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए, आपको मैथ्स पढ़ना है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। मैथ्स में हम लोग किस चैप्टर को कवर कर चुके हैं, उसके कितने लेक्चर्स हैं, हर एक लेक्चर की कितनी ड्यूरेशन है, उस लेक्चर में क्या टॉपिक कवर किया है, सब आपको वेबसाइट पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। बस आप यहां पहुंचिए, सेशंस देखिए, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरीके से आपके सेशंस खुल जाएंगे। आप यहां पे आसानी से इस कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेम टीचर्स गिविंग सेम क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आपको एक जो अच्छी चीज मिलती है वो ये कि ना कोई डिस्टर्बेंस है भाई, ना कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी, ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना कोई डिस्टर्बेंस आएगा। केवल और केवल आपका पूरा ध्यान आपके ज्ञान को प्राप्त करने में लगा रहेगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। तो भाई इस सेशन में हमने क्या किया, तो इस सेशन में हमने बेसिकली हमारे डीपीक्यू शीट 3 के समस्याओं को सुलझाया, उन्हें समझा और इन्हें अपने कॉन्सेप्ट्स में लाए कि हमें ये कॉन्सेप्ट हमने सीखे। आपको क्या करना है, शीट को दोबारा एक बार सॉल्व करना है अच्छे से, ताकि कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। एंड यस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है, बिकॉज ज्ञान है भैया, बांटोगे तभी आपका बढ़ेगा। अपने तक संभाल के रखोगे तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। तब तक के लिए आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून।